बिना दहेज की आई बहू। बाबा। बेटा रो नहीं, देखो एक ना एक दिन तो सभी को चले ही जाना है। अब बस रोना बंद करो। तुम्हारे बाबा मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बस किस्मत के खेल को देखो, बिना एक भी बात किए मुझे भी वो छोड़कर चला गया। अंकल, अब मैं अकेली हो गई इस मतलब की दुनिया में। अरे हाँ, याद आया अंकल, बाबा ने अपनी मरने से पहले आपके लिए एक लेटर लिखा था, लेकिन आपको दिए बिना ही वो इस दुनिया से चले गए। इसे ले लीजिए। शिवानी ने अपने बाप के दोस्त देवराज को अपने लिखा हुआ लेटर दिया। शिवानी का बाप एक हादसे के दौरान मर गया था। शिवानी गरीब लड़की थी और अब तो उसके सिर से बाप का साया भी उठ चुका था। शिवानी से लेटर लेकर देवराज अपने बेटे के साथ घर आ गया और जब उसने लेटर को पढ़ा तो वो हैरान रह गया, लेकिन उसने अपने दोस्त की बात को समझ लिया और वो अपने बेटे से बोला, करण बेटा, बात को समझो। शिवानी का बाप मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और अगर वो मुझसे जीते जी ये मांगता तो शायद मैं मना कर देता, लेकिन अब ये उसकी अंतिम इच्छा बन चुकी है। बाबा, ये आपके और आपके दोस्त के बीच की बात है, इसमें भला मैं क्यों पिसूं? और चलिए, एक बार को मैं अगर आपकी बात को मान भी लूं तो क्या बाबा माँ इस बात को मानेंगी? तुम्हारी माँ को मैं समझा दूंगा करण बेटा, तू ही मेरी इकलौती औलाद है, मान जाना, अपने बाप की बात का मान रख ले। अच्छा ठीक है बाबा। शिवानी के बाप ने देवराज को उसके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाने का लेटर लिखा था, जिसके लिए देवराज ने अपने इकलौते बेटे करण को मना भी लिया। बस फिर क्या था, उसी दिन देवराज ने अपनी पत्नी को बताए बिना शिवानी और करण की एक मंदिर में शादी करवा दी। और जब शादी करके करण घर आया, हे राम, हे भगवान, ये क्या किया करण तूने? अरे तू तो मेरी इकलौती औलाद था, तेरे लिए तो मैं महलों से राजकुमारी लाने के सपने देखती थी, गाजे बाजे से तेरी बारात चढ़ाने के सपने देखती थी, ढेरों दहेज का ख्वाब देखा था मैंने। ये कैसे उठा लाया तू? माँ मेरी बात तो सुनो। नहीं, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। करण बेटा, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। जा, जहाँ से लाया है इसको वहीं छोड़ा, मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती हूँ। शांति, शिवानी कहीं नहीं जाएगी। तुम इसे बहू नहीं मानती, लेकिन मैं मानता हूँ और इसी वजह से शिवानी इसी घर में रहेगी। चलो शिवानी। सही कहा माँ बाबा ने, शिवानी मेरी पत्नी है, जिम्मेदारी है वो मेरी, और अगर आपने शिवानी को नहीं अपनाया तो मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। करण की बात को सुनकर शांति डर गई, क्योंकि करण उसका इकलौता बेटा था और बेटे को खोने की डर ने उसे शिवानी को अपनाने पर मजबूर कर दिया। शांति ने बेटे और पति के दबाव में आकर शिवानी का गृह प्रवेश करवाया और मुंह बनाकर उसे घर में बुला लिया। गृह प्रवेश करवाया है तो ये मत समझना कि मैंने तुझे बहू मान लिया। तुझे जब चाहूं ना तब अपने बेटे की जिंदगी से निकाल सकती हूँ। शांति ऐसे बोलकर कमरे में चली गई। शिवानी भी सहमी हुई सी अपने कमरे में आ गई और कुछ इस तरह से उसका ससुराल में पहला दिन गुजरा। ऐसे ही अगली सुबह अपने पति और ससुर को काम पर भेजकर शिवानी अपनी सास के लिए नाश्ता बनाने को लग गई। माँ जी मुझे पसंद नहीं करती हैं, एक काम करती हूँ, उन्हें खुश करने को आज नाश्ते में मसालेदार पोहे और पकौड़े के साथ चाय बना देती हूँ। शिवानी ने जैसे सोचा था वैसा ही किया। उसने अपनी सास का दिल जीतने को नाश्ते में ही पोहा और पकौड़े बनाए और साथ में कड़क चाय बनाकर वो शांति के पास उसे ले गई। माँ जी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। अरे वाह, पोहे पकौड़े और चाय सुबह सुबह ही। मुझ पर भी अपना काला जादू चलाना चाहती है। मुझे ऐसी बातों में लेने की जरूरत भी मत करना, समझी? मेरे बेटे और पति को तो तूने अपने बाप के नाम पर झूठा खत लिखकर फंसा दिया, लेकिन मुझे नहीं फंसा पाएगी। शांति ऐसे बोलकर गुस्सा करती हुई चली गई। जो भी चीजें बेचारी शिवानी ने मेहनत करके बनाई थी, उन सभी को शांति ने पांव से कुचल डाला, लेकिन शिवानी ने उफ तक नहीं किया। ऐसे ही दोपहर हो गई और शिवानी ने बिना हिम्मत हारते हुए बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव और साग बनाया। क्या खुशबू है। माँ जी ने नाश्ता तो नहीं किया था, हो सकता है कि वो खाना खा ले। अब जल्दी से घर में से दोबारा झाड़ू लगा देती हूँ। शिवानी ऐसे बोलकर झाड़ू लगाने को आ गई कि तभी शांति रसोई में पहुंच गई। ओहो, तो नागिन ने साग और पुलाव बनाए हैं। सही है नागिन, ये मेरे घर का राशन है, इस बार बेकार नहीं करूंगी। शांति ने वो सारा खाना डिब्बों में करके अपने कमरे में रख लिया। जब कुछ देर बाद झाड़ू पोछा करके शिवानी रसोई में आई। काफी देर हो गई है, अब खाना लगा देती हूँ। अरे ये क्या, मेरा खाना कहाँ गया? किसका खाना? तेरा है? कौन तू जो इसे अपना खाना बोल रही है? आई पड़ी खुद को इस घर की बहू कहने वाली। अरे शक्ल देखी है तूने अपनी? मेरे सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया तूने।
मैंने सोचा था कि भर भर कर दहेज लाऊंगी अपने इकलौते बेटे की बहू से, लेकिन तूने मेरा दिल दुखाया शिवानी। अब देख मैं क्या करूंगी। अब तुझे मेरे रहते इस घर में खाना नहीं मिलेगा। सारा खाना मेरे पास है। अब रह भूखी बिना दहेज आई हुई बहू। शांति ऐसे बोलती हुई चली गई। उसकी बातें सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस सब पर भी वो बस चुप ही रही। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई। शांति ने उस बेचारी को सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया था। शाम को जब देवराज और करण काम पर से आ गए तब शिवानी ने करण के साथ खाना खाया। शिवानी, कैसा रहा माँ के साथ पहला दिन? अच्छा था। अभी मुझसे वो थोड़ी सी नाराज है, लेकिन देखना मैं उन्हें मना लूंगी। शिवानी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही जब अगली सुबह करण और देवराज काम पर गए तो उसने फिर से शांति के लिए चाय बनाई, जिसको उसने नहीं पिया। बिना दहेज के आई बहू, तेरे हाथों से सुबह की चाय में कभी जिंदगी में नहीं लूंगी। मेरे हाथ पांव अभी सलामत हैं, मैं खुद नाश्ता बना लूंगी। जी। शिवानी ऐसे बोलकर जाने लगी कि उसे तभी शांति ने रोक लिया। कहाँ जा रही है? और ये स्वेटर किसका पहना हुआ है? ये मुझे कल करण जी ने दिया था। अच्छा, करण ने दिया था। ला इधर दे उतार कर। तूने क्या दिया मेरे बेटे को जो तू उससे तोहफे ले रही है? यहाँ दे। शांति ने शिवानी से सर्दी में स्वेटर उतरवा लिया और उसे बस सिंगल साड़ी में बाहर से सामान लाने को भेजा। बाजार जा और दोपहर के लिए सब्जी लेकर आ, समझ आया? बिना दहेज आई है तो कम से कम किसी काम तो आ। शांति की बात सुनकर कड़ाके की सर्दी में शिवानी घर से निकल आई। मेरी तो जान निकली जा रही है। कितनी सर्दी है, हे भगवान। किसी तरह शांति सामान लेकर घर आई। उसका शरीर सर्दी में सफेद पड़ चुका था और साथ ही उसके होंठ नीले हो रहे थे। ये लीजिए माँ सामान। ला इधर दे। और ऐसे कांप कर मत दिखा, गरीब की औलाद। तू हमेशा इससे ये स्वेटर नहीं पहनती होगी। जा जाकर पूरे घर का पोंछा लगा और आंगन की तो धुलाई कर देना। शांति की बात सुनकर शिवानी पोछा लगाने और धुलाई करने को खड़ी हो गई और कांपते हुए ही उसने सभी काम किए। ऐसे ही सिलसिला जारी था। शिवानी हर रोज शांति को खुश करने की कोशिश में लगी रहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ शांति मन ही मन बस उससे जलने पर थी। आज भी शांति ने शिवानी को दिन में खाना नहीं दिया और शाम के वक्त वो मोहल्ले में ही अपनी सहेलियों के बीच जाकर बैठ गई। क्या बात है शांति, आजकल तो तू बिल्कुल हमारे बीच नहीं आती है। कुछ नहीं, बस घर में नई बहू आ गई है ना, तो निकलना नहीं हुआ। नई बहू से याद आया, अरे रामा, मेरी बहू ने तो मुझे लोहे के चने चबवा दिए। अरे 2 चीजें दहेज में क्या ले आई, वो तो सर पर चढ़कर बैठी है। किसी काम को बोलूं तो सुनती नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं कोई सीधी बात करूं भी तो उसे उल्टी लगती है। अरे तुम ही क्या बहन, मुझे तो लगता है कि आजकल के दौर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मेरी बहू ने तो खुद बदतमीजी की हदें पार कर दी है। अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे उल्टे जवाब पकड़ाती है। ऐसा क्या? मैंने तो अभी अपने किसी बेटे की शादी ही नहीं की है। तुम बताओ शांति बहन, तुम्हारी नई बहू के हालात कैसे हैं? उस औरत की बात सुनकर शांति सोच में को पड़ गई, क्योंकि शिवानी तो बहुत शरीफ लड़की थी। मेरी बहू तो ऐसी नहीं है। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती है और साथ ही कभी भी मुझसे बदतमीजी भी नहीं करती। सच में शांति जी, तब तो वो तुम्हारी बहू नहीं, हीरा है, हीरा। सभी की बातें सुनकर जब शांति को एहसास हो रहा था कि बिना दहेज ही सही शिवानी 100 दहेज लाई हुई बहुओं से बेहतर थी, शांति इसी सोच में घर वापस आई, जहां घर आते ही शिवानी ने उसे गर्म चाय दी। पी लीजिए माँ जी, आप ठंडी में बाहर से आ रही हैं। कुछ पहन ले, सर्दी हो रही है। शांति की बात सुनकर शिवानी को अजीब लगा, लेकिन उसे खुशी हुई। उसने स्वेटर पहना और फिर घर के काम किए। ऐसे ही आज की अपनी सहेलियों की बातों से शांति सुधर गई थी। अब वो शिवानी से बेकार की बातें नहीं करती थी। वो उसका बनाया नाश्ता भी ले लेती थी और अब वो उसे खाने से भी नहीं रोकती थी। और धीरे धीरे दोनों ही सास बहू के बीच सब कुछ ठीक हो गया और शिवानी भी खुशी खुशी रहने लगी। आज फिर तू अपना बिस्तर लेकर छत पर चलिए सोने। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिर भी तुझको छत पर ही सोना है। पता नहीं इसको छत पर ऐसा क्या सुकून मिलता है। माँ, आप मेरी चिंता क्यों करती हो? आपको पता तो है इस छोटे से घर में एक कमरा है जिसमें आप और पिताजी सोते हैं, और फिर यहाँ मुझे घुटन भी बहुत होती है, इसलिए मैं अपना बिस्तर छत पर लगाती हूँ। आप मेरी चिंता मत करो, मुझे खुले आसमान में सोने की अब आदत लग गई है। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, लेकिन हाँ सुबह जल्दी उठ जाना। मधु अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी। कोई भी अगर उसे देखे तो एक ही नजर में उसे पसंद कर ले। वह अपने पिताजी के साथ कड़कड़ाती ठंड में लेबर का काम करती थी, जिससे उसे ठंड का एहसास नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन बिमला अपनी बेटी मधु से कहती है,
देखते देखते मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और इतनी खूबसूरत है, अब इसकी जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए। क्या माँ, आप बस मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो। कर लूंगी शादी, मिल जाएगा लड़का एक न एक दिन। ऐसे ही वक्त गुजरता है, मधु को देखने लड़के वाले आते हैं और मधु की खूबसूरती को देखते ही उसको झट से पसंद कर लेते हैं। कुछ समय बीतता है और बिमला अपनी बेटी की शादी एक अच्छे ससुराल में करवा देती है। सुधा अपनी बहू का गृह प्रवेश कराकर उसको घर के अंदर लेकर आती है। अरे कितनी खूबसूरत है हमारी बहू, आओ बहू अंदर आओ। मधु का ससुराल इतना सुंदर होता है कि सबके अलग अलग कमरे, किचन, बाथरूम, अच्छी फैसिलिटीज देखकर वो बहुत खुश होती है। मधु की सास सुधा अपनी बहू को उसके कमरे में छोड़कर आती है। सब कुछ तो बहुत अच्छा है, मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, पति भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि मुझे इस पलंग पर, इस बंद कमरे में नींद नहीं आने वाली। मुझे तो छत पर ही नींद आती है। एक काम करती हूँ, सोने का नाटक कर लेती हूँ। जैसे ही मेरे पति सो जाएंगे चुपचाप जाकर अपना बिस्तर छत पर लगा लूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। मधु वहीं बिस्तर पर लेट जाती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। कुछ देर बाद उसका पति वहां आता है और मधु को सोता देख कहता है, लगता है मधु शादी की रस्मों में बहुत ज्यादा थक गई है, इसलिए जल्दी ही सो गई। चलो कोई बात नहीं, अब मैं भी सो जाता हूँ। कुछ देर बाद गणेश भी चादर ओढ़ कर सो जाता है। तभी मधु उठती है और दबे पांव चुपचाप बिस्तर लेकर छत पर चली जाती है और वहीं सो जाती है। सुबह जल्दी उठकर नीचे आती है और घर के सारे कामों में लग जाती है। तभी उसकी सास रसोई में आती है। अरे बहू, इतनी जल्दी उठ गई और घर के सारे काम भी कर लिए, इतनी सुबह तेरी आंख खुल जाती है। हाँ माँ जी, वो मैं छत पर क्या बहू, बोलना, चुप क्यों हो गई? नहीं, वो मैं जल्दी उठ गई थी माँ जी, तो सबसे पहले छत की ही सफाई कर दी मैंने, बस यही बता रही थी। अरे बहू, इसकी क्या जरूरत थी, चलो अच्छा किया, जीती रहो। बाल बाल बचे, वरना आज तो ये सच मेरे मुंह से ही निकल जाता कि मैं छत पर सोई थी। मधु सबके लिए खाना बनाकर लेकर आती है और सब लोग खाने को खाते हैं और उसके खाने की तारीफ करते हैं। अब रोज मधु ऐसा ही करती है, अपने पति के सो जाने के बाद अपना बिस्तर छत पर करती है और सबके उठने से पहले उठ जाती और घर के सारे काम कर लेती। उसकी इस आदत से सुधा बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ गणेश, जब से शादी हुई है मधु मेरे साथ जरा भी टाइम स्पेंड नहीं करती, पता नहीं क्या बात है। आज मैं मधु से इस बारे में बात करूंगा। मधु, सारा घर का काम हो गया? तुमने खाना पीना खा लिया या अभी भी कोई काम बाकी है? हाँ जी, घर का सारा काम हो गया है। मधु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, अगर तुम फ्री हो तो मैं तुमसे बात करूं? हाँ, मैं तो फ्री हूँ, बोलो क्या हुआ, क्या बात करनी है आपको? मधु, हमारी जब से शादी हुई है तुम कभी भी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, हमेशा काम में बिजी रहती हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो। नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं बस काम काज में और खाना वाना बनाकर बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। अच्छा, तो बस यही बात है ना, और कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, और कोई बात नहीं है। इतना कहकर दोनों अपने बिस्तर पर आते हैं और दोनों ही लेट जाते हैं। गणेश जैसे ही मधु की तरफ करवट करता है वो देखता है कि मधु गहरी नींद में सो रही है। गणेश फिर अपना मन मार के चुपचाप सो जाता है। गणेश की गहरी नींद में जाते ही मधु फिर अपना बिस्तर लेकर छत पर सो जाती है और अगले दिन फिर जल्दी उठकर घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ वक्त गुजरता है, शाम को गणेश का कॉल आता है। हाँ जी, बोलिए। अरे मेरी आवाज पहचान ली क्या? मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। कितना शर्माती हो। अच्छा सुनो, मैं कह रहा था कि आज रात का खाना मत बनाना, रात का डिनर मैं सबके लिए बाहर से लेकर आऊंगा, सब मिलकर साथ में खाएंगे। कुछ देर बाद गणेश सबके लिए बाहर से डिनर लेकर घर आता है। मधु डाइनिंग टेबल पर सबका खाना लगाती है और सब खुशी खुशी खाने को खाते हैं और खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मधु सारे जूठे बर्तनों को किचन में रखकर गणेश के आने से पहले बिस्तर पर सोने की एक्टिंग करने लगती है। अरे आज फिर मधु जल्दी सो गई, मेरी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। गणेश की गहरी नींद में सोने के बाद मधु फिर अपना बिस्तर ठंड में छत पर लेकर जाती है और वहीं सो जाती है। सुबह जल्दी उठकर फिर घर का सारा काम करने लग जाती है। गणेश रसोई में आता है। मधु, कल रात फिर तुम जल्दी सो गई थी, मुझे लगा तुम मेरा इंतजार करोगी, लेकिन तुम तब तक सो गई। वो दरअसल घर के काम करते करते बहुत थक जाती हूँ, इसलिए बिस्तर पर पड़ते ही मुझे नींद आ जाती है। कुछ वक्त गुजरते हैं और गणेश अपने घर में एक नौकरानी को लेकर आता है, जिसे देख मधु और उसकी सास कहती हैं, बेटा ये कौन है जिसको तू अपने घर लेकर आया है? माँ, ये हमारे घर की हाउस हेल्प है और आज से यही घर का सारा काम करेंगी। मधु बहुत ज्यादा थक जाती हैं घर के काम करके, इसलिए आज से वो घर का कोई काम नहीं करेंगी और सिर्फ आराम करेंगी।
मधु अब घर का एक भी काम नहीं करती, सारा काम नौकरानी ही करती थी। रात को गणेश और मधु खाना खा रहे होते और गणेश जब तक खाना खा के हाथ धोने जाता है तब तक मधु अपने बिस्तर पर जाकर आराम से सोने की एक्टिंग करती है। कुछ वक्त गुजरते हैं और एक दिन सब लोग खाना वाना खाकर सो रहे होते हैं और मधु अपना बिस्तर लेकर छत पर जा रही होती है। तभी घर में काम करने वाली नौकरानी की नजर उसके ऊपर पड़ती है और मधु भी उसको देख लेती है। तभी मधु उसके पास आकर कहती है, देखो कमला आंटी, आपने आज जो कुछ भी देखा है ये बात आप कभी किसी को मत बताना। दरअसल मैं बहुत ही छोटे घर से आई हूँ जहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जिसमें मेरे माता पिता सोया करते थे और वहां पर मैं अपना बिस्तर लगाकर नहीं सो पाती थी क्योंकि मुझे वहां घुटन सी महसूस होती थी। इसलिए मैं अपना बिस्तर छत पर लगाया करती थी और इस तरह से छत पर सोते सोते मेरी छत पर सोने की ही आदत लग गई है। लेकिन मैं ये बात अपने ससुराल वालों को नहीं बता सकती। मैं जानती हूँ कि अगर उनको ये बात पता चलेगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा। आशा करती हूँ कि आप मेरी इस प्रॉब्लम को समझेंगी और ये बात आप किसी से नहीं बताएंगी। प्रॉमिस करिए कि आप ये बात कभी किसी को नहीं बताएंगी। मालकिन, आपने मुझ पर विश्वास किया है तो ठीक है, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। आपकी ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नौकरानी भी मधु का साथ देने लगती है और मधु अब अपनी एक्टिंग के सहारे से अब आराम से छत पर सोया करती थी। दूसरी तरफ गणेश को ये चिंता खाए जा रही थी कि मधु उसके साथ जरा भी समय नहीं बिताती। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन मधु रात में अपना बिस्तर लेकर छत पर सोने जा रही होती है। मधु छत पर अपना बिस्तर लगा रही होती है कि उसकी पड़ोसन की नजर उसके ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर अगले ही दिन सुबह उसकी पड़ोसन उसके घर आती है और उसकी सास सुधा से कहती है, अरे कुंती, तू अचानक यहाँ, और बता कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता सुधा कैसी है? घर परिवार में सब ठीक तो है ना? मेरे घर परिवार में किसको क्या हुआ है, सब एकदम मस्त है। तू बता, तू ऐसा क्यों पूछ रही है? चलो बढ़िया है, सब अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा ये बता, तेरे बेटे बहू का आपस का रिश्ता कैसे चल रहा है? उनका सब ठीक तो है ना? अरे कुंती, तुझे क्या हो गया है? मेरे घर में सब ठीक है, मेरी बहू भी बहुत अच्छी है, सुबह जल्दी उठती है, घर का सारा काम करती है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है। पर तू एक ही चीज बार बार क्यों पूछ रही है? क्या हुआ? कल रात तेरी बहू को छत पर बिस्तर लगाकर सोते हुए देखा तो मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए तुझसे पूछने तेरे घर पर आ गई। कुंती ये सब कहकर वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद सुधा अपनी बहू के कमरे में जाती है और उससे कहती है, बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ अपने आस पड़ोस के लोगों से कि तू रात में जाकर अपना बिस्तर छत पर लगाती है और तू छत पर ही सोती है। मधु अपनी सास की तेज आवाज सुनकर बहुत तेज डर जाती है और वह अपनी सास को सारा सच बताते हुए कहती है, वो माँ जी, मुझे बंद कमरों में नींद नहीं आती। अपने मायके में मेरा छोटा सा कमरा था जिस वजह से मैं छत पर अपना बिस्तर लगाकर सोती थी। तब से मुझे छत पर ही सोने की आदत है। कमरे में सोने पर मुझे घुटन घुटन सी महसूस होती है। मतलब आज तक तेरा मेरे बेटे के साथ कोई रिश्ता ही नहीं हुआ है और मैं इस गलतफहमी में कि मेरी बहू सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम कर लेती है खुश होती रहती हूँ। गणेश मधु की सारी बातें सुन लेता है और वो आकर मधु से कहता है, मधु, अगर यही बात थी तो तुम मुझे बता भी तो सकती थी ना। न जाने मैं तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रहा हूँ। मुझे लगता था कि तुमने ये शादी जबरदस्ती की है, तुम मुझसे खुश नहीं हो, इसलिए तुम मेरे साथ समय नहीं बिताती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता था आपको मेरी आदत पसंद नहीं आएगी। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपका घर भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ही घर में नींद नहीं आती, इसलिए मैं छत पर सोती हूँ। कोई बात नहीं मधु, छत पर सोना कोई गलत बात नहीं है। छत पर तारों की छांव में सोना, रिलैक्स करना और सुबह ठंडी हवा में उठना कोई बुरी बात नहीं है। इसे तुम हमें नॉर्मल ही बता सकती थी, हमको बुरा नहीं लगता। और अब से मैं भी तुम्हारे साथ छत पर ही सोया करूंगा।